हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट मंत्रा में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की भाषा के बारे में और उनके डिजिटल कोड्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा, कंप्यूटर की भाषा की बात करते हैं तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है और जो कि हमारी भाषा को समझ नहीं सकता है सीधे तौर पे। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए जिन भाषाओं का उपयोग होता है उन्हें हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। तो मुख्य रूप से जो कंप्यूटर की भाषा होती है वो 3 भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें तो जो लैंग्वेज है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक हमारा लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल, दूसरा हमारा हाई लेवल लैंग्वेज और तीसरा है हमारा 4GL लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज की यानी कि निम्न स्तर की भाषा की बात करेंगे तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा मशीन लैंग्वेज और एक होता है हमारा असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो इन सारे चीजों को हम एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट हमारी जो भाषा आती है उसको हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या कहता है? यह कंप्यूटर की सबसे आधारभूत भाषा होती है। इसे प्रथम पीढ़ी की भाषा भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी की कौन सी भाषा है तो आप उसको हमेशा कहेंगे कि मशीन लैंग्वेज प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यह वह भाषा होती है जो केवल 0 और 1 यानी कि बाइनरी डिजिट्स के समूहों से बनी होती है। कंप्यूटर का सीपीयू इसे सीधे समझ सकता है। मतलब अगर हम बात करें तो ये सीधे तौर से यानी कि फास्ट तरीके से कंप्यूटर सीपीयू से कम्युनिकेट कर सकता है मशीन भाषा। इसकी संरचना की बात करेंगे तो मशीन भाषा में जो प्रत्येक निर्देश होते हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आदेश कोड और दूसरा है स्थिति कोड। तो आदेश कोड जो होता है यह बताता है कि क्या कार्य करना है और जबकि स्थिति कोड ये बताता है कि डेटा कहाँ स्थित है। इसकी विशेषता की बात करेंगे तो इसके लिए किसी भी ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह सबसे तेज गति वाला भाषा होता है। महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो शुरुआती दिनों में जो प्रोग्रामर होते थे वो 0-1 के कठिन कर्मों का उपयोग करके ही कंप्यूटर का निर्देश देते हैं। मतलब 0-1 की लैंग्वेज को इस्तेमाल करके ही कंप्यूटर को निर्देश देते थे किसी भी कार्य को करने के लिए। तो जो ये भाषा होती थी अत्यधिक थकाऊ होती थी और ये जो होती थी एरर पॉर्न होती थी यानी कि त्रुटिपूर्ण होती थी। अगर इसकी बात करें तो इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं प्यारे बच्चों। तो फायदों की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये कंप्यूटर की अपनी खुद की भाषा होती है तो इसकी गति बहुत तेज होती है। और दूसरी कि अतिरिक्त सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है इसके भाषा को समझने के लिए। जबकि और अदर लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसमें हमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसे समझना और याद रखना बहुत कठिन होता है। इसमें गलतियां ढूंढना बहुत कठिन होता है और ढूंढ करके उसको सुधारना भी उतना अधिक कठिन होता है। यह मशीन डिपेंडेंट होती है। अब मशीन डिपेंडेंट की बात करेंगे तो अगर आप एक कंप्यूटर पे बनाए हुए प्रोग्राम को किसी दूसरे कंप्यूटर पे रन कराएंगे तो दोनों की जो भाषा है वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो यानी कि कंप्यूटर का प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे बना प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पे चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये मशीन डिपेंडेंट भाषा होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मशीन भाषा की कठिनाइयों को दूर करने के लिए 1950 के दशक में इस भाषा का आविष्कार किया गया। इसे हम सेकंड पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन की भाषा कहते हैं। यहाँ पे क्या होता था 0-1 के बजाय हम लोग जो अल्फा न्यूमेरिक कोड यूज करते थे उसके बजाय हम मेनोमिक्स कोड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ ऐड वर्ड जुड़ गया, कुछ सब जुड़ गया, कुछ मल्टीपल जुड़ गया, कुछ कॉपी जुड़ गया, तो इस तरीके के कुछ वर्ड इसके अंदर इनहेंस कर दिए गए। जोड़ने के लिए यहाँ पे 0-0-1 की जगह पे ऐड लिखना स्टार्ट कर दिया गया। अब इस भाषा में देखिए, इस भाषा की एक खामियां यह थी कि यह भाषा सीधे मशीन की भाषा तो थी नहीं, तो इसलिए इसको असेंबलर की हमें जरूरत पड़ती है। मतलब असेंबली लैंग्वेज को चेंज करने के लिए, उसकी भाषा को समझने के लिए हमको एक असेंबलर की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, चलिए
देखिएगा यहाँ पे, चूंकि कंप्यूटर केवल मशीन भाषा समझता, इसलिए असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसे हम असेंबलर कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसके फायदे की बात करेंगे तो मशीन भाषा की तुलना में इसे लिखना और समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, गलतियां ढूंढना भी सरल होता था इस वाली भाषा में। नुकसान की बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या है, मशीन डिपेंडेंट है, यानी कि एक कंप्यूटर पे बनाया हुआ प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पे रन करना मुश्किल होता था। प्रोग्रामर को कंप्यूटर के हार्डवेयर और आर्किटेक्चर का गहरा ज्ञान होना पड़ता था, जानकारी होनी पड़ती थी, तभी वो उस काम को कर पाता था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषा। अब कई सारी भाषाएं जो है उच्च स्तर की श्रेणी में आती हैं, तो बात करते हैं, चलिए आगे देखते हैं कि असेंबली भाषा में प्रोग्रामिंग करना काफी कठिन और लंबा काम था। इस समस्या को हल करने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया गया। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहली हाई लेवल जो लैंग्वेज है बनाने का प्रयास IBM कंपनी ने 1957 में किया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक लैंग्वेज डेवलप हुआ जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं, और फोटोन का जो फुल फॉर्म है वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। यह भाषा अंग्रेजी शब्दों और गणितीय चिन्हों के समान होती थी, जिसे मनुष्य आसानी से पढ़ और समझ सकता था। अब इस भाषा में एक और चीज थी कि ये सीधे कंप्यूटर की भाषा नहीं थी, तो इसके लिए हमें अनुवादक की जरूरत पड़ती थी, यानी कि ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती थी, और दो ट्रांसलेटर इसमें इस्तेमाल होते थे, वो चाहे कंपाइलर होता था और इंटरप्रेटर होता था। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो मशीन कोड को बदलने के लिए हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर का उपयोग करना पड़ता था। इसके जो प्रमुख जो उदाहरण है बात करेंगे तो यहाँ पे एक फोटोन लैंग्वेज हो गया, दूसरा हमारा कोबोल हो गया। नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे तो C++, जावा, पाइथन। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज है, C है, C++ है, जावा है, पाइथन है, तो ये सारे ऑप्शंस आप याद रखिएगा और आंसर में आप टिक करिएगा कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सभी आपके ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे इसके फायदे की, तो सीखने में आसान होती थी हाई लेवल लैंग्वेज, और चूंकि मशीन इंडिपेंडेंट होती थी, एक कंप्यूटर पे बनाया गया प्रोग्राम दूसरे पे आप चला सकते थे। अब ठीक है, कम समय में बड़े प्रोग्राम लिखे जा सकते थे इस भाषा के हो जाने से। नेक्स्ट देखते हैं, परीक्षा के लिए कुछ अतिरिक्त जैसे एग्जाम पॉइंट्स के लिए आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिएगा, अब मैंने बात किया था कि जो लैंग्वेज है वो दो पार्टों में डिवाइड होता है, एक आपका लो लेवल लैंग्वेज में, दूसरा आपका हाई लेवल लैंग्वेज में। तो उसके बाद भी हमारे पास एक लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग 4GL कहते हैं, यानी कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ये भाषा के और भी उन्नत रूप हुआ करते थे, जैसे आज के डेट में भी इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे SQL का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को फेच करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, तो जो कि डेटाबेस के लिए उपयोगी होता है। अब यहाँ पे बात होती है दूसरे ऑप्शन की, जिसे हम लिस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं। तो आज के समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पहली जो भाषा बनी, आज तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिखने के लिए जो सबसे पहली भाषा डेवलप की गई उसको हम लोग बोलते हैं लिस्प, यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग भाषा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये पहली भाषा थी। उसके बाद इसके अंदर बेसिक, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिक का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि बेसिक का जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बिगनर है, मतलब ये नींव का पत्थर है जो हम आज की भाषाओं को सीख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। उस समय हमें बेसिक ही पढ़ाया जाता था। तो बेसिक का एग्जांपल की बात करेंगे तो बिगनर ऑल प्रोसेस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये याद रखिएगा, बिगनर ऑल प्रोसेस ऑल पर्पस है, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, SIC। ठीक है, बेसिक। इसे अन्य भाषाओं को सीखने के लिए इसे नींव का पत्थर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज में आती है जावा प्रोग्रामिंग, इसे हम राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब एक बार इसको लिखिए और कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी भाषा को हम लोग वोरा कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, WORA। ठीक है, राइट वंस रन एनीवेयर। एग्जाम टिप्स की बात करेंगे तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है एग्जाम के लिए, जैसे फोटोन एंड कोबोल के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। आगे चल के हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे
प्रोटॉन के लिए फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और कोबोल का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करते हैं। याद रखिएगा कि मशीन और असेंबली भाषा को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब देखिए, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि सबसे तेज भाषा कौन सी है, तो आप हमेशा कहेंगे मशीन भाषा, ठीक है, क्योंकि इसे अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है प्यारे बच्चों। ठीक, कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जो आपको जानने चाहिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो उच्च स्तरीय भाषा वे भाषा होती हैं जो मानवीय भाषा के करीब होता है, मतलब हमारी जैसे लैंग्वेज के एकदम बिल्कुल पास होती है। इसे समझना और इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो सबसे पहली भाषा है हमारा प्रोटॉन, ठीक है, जिसको हम लोग फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, फॉर्मूला ट्रांसलेशन यह विश्व की सर्वप्रथम उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा था, यानी कि पहला हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा था आपका, प्रोटॉन। ठीक, इसका विकास जो है 1957 में IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। इसका जो श्रेय है JW वैक्स के प्रस्ताव पर इसे बनाया गया था, JW वैक्स। ठीक है, इसका मुख्य उपयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए किया जाता था। ठीक, याद रखिएगा। विशेषता की बात करेंगे तो यह इंजीनियरिंग और वैज्ञानिकों के बीच सबसे लोकप्रिय भाषा रही है, क्योंकि यह गणितीय सूत्रों को आसानी से प्रोसेस कर सकती है। तो ये पॉपुलर भाषा थी उस टाइम की, जो वैज्ञानिक और इंजीनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा कोबोल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका मुख्य प्रयोग यानी कि इसका प्रयोग मुख्य रूप से व्यापारिक यानी कि कॉमर्शियल बिजनेस और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन सी भाषा का प्रयोग बैंकों के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए किया जाता है, तो वो आप यूज करेंगे कोबोल। तो जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, बैंक हैं, बड़ी कंपनियां हैं, या जहां पे बड़े बड़े बिजनेस डेटा का आकलन किया जाता है, वहां पे हम इस भाषा का इस्तेमाल करते थे उस टाइम में। विशेषता की बात करेंगे तो इसकी बनावट अंग्रेजी के वाक्यों जैसी है, इसे पढ़ना और समझना आसान होता है। नेक्स्ट हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज में आती है बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका विकास 1964 में दो अमेरिकी वैज्ञानिक जेसी कैमिनो और TI कर्ट्ज ने किया था। इसका उपयोग की बात करेंगे तो इसके निर्देश जो है बीजगणितीय सूत्र के समान होते थे, मतलब अलजेब्रिक जितने भी फॉर्मूलाज होते थे उन सबके लिए ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होता था। इसे अन्य भाषाओं की नींव का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर सीखने वालों के लिए शुरुआती जो लोग थे वो इसी भाषा को सीखते थे और इसका इस्तेमाल करते थे अपनी चीजों को करने में। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज जो है एल्गोल। एल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिदम लैंग्वेज। ठीक है, एल्गोरिदम लैंग्वेज। इसका विकास एक इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा वर्ष 1958 में किया गया था, मतलब जो प्रोटॉन लैंग्वेज था उसके जस्ट बाद 1957 में प्रोटॉन हुआ था। एल्गोल की जो रचना की गई थी 1958 में। इसका मुख्य जो है इसका निर्माण मुख्य रूप से जटिल बीजगणितीय गणना यानी कि जितने भी कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक कैलकुलेशन थे उनको हल करने के लिए किया जाता था, या वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए एल्गोरिदम तैयार करने के लिए बहुत सहायक था। मतलब एल्गोरिदम की बात करें तो यहाँ पे एल्गोरिदम को हम लोग कह सकते हैं कि जिस काम को करने में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करते हैं उसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं प्यारे बच्चों। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण भाषाओं की बात करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है पास्कल। इसका नाम प्रसिद्ध गणितज्ञ वेल्ज पास्कल के नाम पर रखा गया था। यह शिक्षण के लिए बेहतरीन भाषा थी। ठीक है, याद रखिएगा, शिक्षण के लिए कौन सी भाषा सबसे बेहतरीन थी, वो थी आपकी पास्कल। C++ जो है इन्हें सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए जाना जाता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में इसका बड़ा हाथ था। जो आज के डेट में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं उसमें हम लोग सी और C++ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपने जो हार्ट रेटिंग वाली मशीन देखी होगी, जो हार्ट को ऐसे रेट करता है ऊपर नीचे ऐसे करके, है ना, तो उस चीज का जो प्रोग्रामिंग है वो सी और C+ लैंग्वेज में ही किया गया है प्यारे बच्चों। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग इंटरनेट और मोबाइल ऐप बनाने में किया जाता है। आज के डेट में एंड्रॉइड के जितने भी ऐप आते हैं उन सबको इसी जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करता था लोगो। इसका उपयोग छोटे बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से ग्राफ सीखने के लिए, ग्राफिक्स यानी कि रेखा चित्र बनाने के लिए किया जाता था। एग्जाम टिप को याद रखिएगा। अगर हम बात करें जैसे प्रोटॉन और कोबोल की, तो प्रोटॉन है 1957 में और एल्गोल है 1958 में। ठीक है, तो साल में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है पर ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म कोबोल और बेसिक के फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन बेस्ड की बात करेंगे तो परीक्षा में सवाल ऐसे आते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि बैंकिंग सेक्टर में कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है। जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, तो बैंकिंग रिसर्च में कौन सी भाषा इस्तेमाल, बैंकिंग सेक्टर में आपका कोबोल और वैज्ञानिक रिसर्च में फ्रंटऑन का इस्तेमाल होता था। ये बात आप पॉइंट करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट भाषा की बात करेंगे तो हमारे पास आता है पास्कल की एक भाषा है। इस भाषा का विकास 1971 में वेल्स पास्कल ने किया था। यह एल्गोल एल्गोरिथम लैंग्वेज का जो है उत्कृष्ट रूप था, सुधरा हुआ रूप था एल्गोल जो प्रोग्रामिंग है। यह भाषा नए व्यक्तियों, जितने भी बिगिनर्स हैं, को कंप्यूटर प्रोग्राम के सिद्धांत को सिखाने के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रभावी माना जाता था। नेक्स्ट एक भाषा आती है हमारी प्रोलोग्स। ठीक है, प्रोलोग्स को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इनमें समस्याओं के समाधान के लिए तर्क तकनीक मतलब लॉजिकल टेक्निक का प्रयोग किया जाता था। इसका मुख्य उपयोग आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लॉजिकल प्रोग्रामिंग में किया जाता है। यानी कि एआई में जो भाषा इस्तेमाल हो रही है आज के डेट में भी, वो है प्रोलॉग। ठीक है, याद रखिएगा प्रोलॉग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लोगो। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, एक विशेष एग्जाम टिप में हमने बात की थी कि लोगो जो है वो छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा थी, जो ग्राफिक्स यानी कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग के इस्तेमाल में, ग्राफिक डिजाइनिंग के इस्तेमाल में किया जाता था। यानी कि जैसे ट्रायंगल बनाना हुआ, लाइन बनाना हुआ, सर्किल बनाना हुआ, तो इस तरीके की चीजें बनाने के लिए उस टाइम में ये लोगो का इस्तेमाल होता था। इसके माध्यम से बच्चे ग्राफिक रेखानुकृत कृतियां और चित्र बनाना आसानी से सीख सकते थे। इसे एक टर्टल कर्सर का प्रयोग होता था जो स्क्रीन पर आकृतियां बनाता था। तो जो कर्सर लोगो में यूज होता था उसको हम लोग टर्टल बोलते थे, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट भाषा की बात करेंगे तो हमारे पास एक भाषा हुआ करती थी पायलट। ठीक है, यह एक लेखिकीय भाषा यानी कि ऑथराइजिंग लैंग्वेज था। अर्थर की लैंग्वेज यानी कि जो लेखन का कार्य करते थे, शिक्षण प्रशिक्षण का काम करते थे, ठीक है, उन सारी चीजों के लिए इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसके द्वारा शिक्षक या प्रशिक्षक जो होते थे कंप्यूटर की सहायता से पहले से रिकॉर्ड किए गए विषय को पढ़ा सकते थे और विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को स्वचालित रूप से चेक कर सकते थे। जो भी आंसर्स बच्चे देते थे उनको चेक भी कर सकते थे। ये है पायलट भाषा। अब आ जाता है हमारा मेन भाषा, जिससे हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बना है आज के डेट में। ठीक, तो उस भाषा की बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सी लैंग्वेज। देखिए, इसको हम लोग मदर लैंग्वेज भी बोलते हैं हर लैंग्वेज की। अगर आप आज के डेट में कहीं भी पढ़ाई करेंगे, CS ब्रांच से कंप्यूटर की भाषा सीखेंगे, तो आपको उसमें सी लैंग्वेज जरूर पढ़ना पड़ता है। आप BCA कर लीजिए, MCA कर लीजिए, BSc IT कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसमें ये भाषा का इस्तेमाल हुआ करता है आज के डेट में, मतलब पढ़ाया जाता है। इतिहास की बात करेंगे तो इसका आविष्कार 1972 ईस्वी में AT&T बेल लैब प्रयोगशाला में डेनिस रिचजी ने किया था। यह वर्तमान समय की सबसे लोकप्रिय और कामकाजी उच्च स्तरीय भाषा है। इसका उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज, लाइनेक्स का कर्नेल और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों बनाने में किया जाता है।
ठीक, नेक्स्ट आ जाता है स्नोबॉल। इसका पूरा फुल फॉर्म है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। इसकी सहायता से संदेश शब्दावलियां जो हैं, मैसेज स्ट्रिंग है, एक पैटर्न तैयार किए जाते हैं, जा सकते हैं। यह टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए बहुत शक्तिशाली होता है, मतलब टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट भाषा की बात करते हैं, किसमें, स्नोबॉल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। इस भाषा का आविष्कार चार्ल्स मूरे ने किया था। ठीक है, इसका प्रयोग कंप्यूटर के लगभग सभी कार्यों के लिए किया जाता है। यह अपनी कार्य क्षमता और लचीलेपन के लिए जाना जाता है, यानी कि फोर्थ लैंग्वेज, फोर्थ जीएल की बात कर सकते हैं हम लोग, हाई लेवल लैंग्वेज का ही पार्ट है। चलिए, कुछ एक्स्ट्रा मार्क पॉइंट याद रखिएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं सी लैंग्वेज, जैसा कि अभी हमने बताया कि ये है हमारा मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। कई आधुनिक भाषाएं जैसे जावा, पीएचपी इसी पर आधारित है। लोगो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, बच्चों को ग्राफिक सिखाने वाली कौन सी भाषा है, तो आप बताएंगे लोगो। प्रोलोग क्या है, आपका 5th जनरेशन की भाषा के विकास का आधार मानी जाती है, जो हमारा 5GL भाषा बनती है 4GL के बाद। ठीक है, उसमें प्रोलोग का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि ट्रांसलेटर जो इन भाषाओं को कन्वर्ट करती है मशीन के फॉर्म में, मशीन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। तो इस चीज को अगर हम बात करें, तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कंप्यूटर 0-1 समझता है, हम प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, इसलिए हमें क्या करना होता है, एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है ताकि कंप्यूटर उस चीज को अच्छे से समझ सके। तो यहाँ दो प्रकार के ट्रांसलेटर के इस्तेमाल होती हैं, एक होता है हमारा कंपाइलर और दूसरा होता है हमारा इंटरप्रेटर। बारी बारी से करके हम एक एक करके आपको ये बताते हैं कि कंपाइलर का काम क्या है। ठीक है, तो जो कार्य विधि की बात करते हैं, तो यह पूरे प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ता है और उसे एक बार में ही मशीन भाषा में, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो है मशीन लैंग्वेज से वो कन्वर्ट किस में होता है, ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, उसके बाद वो नेटिव कोड में जाता है, मतलब कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है बच्चों। ठीक है, अब एरर की बात करेंगे तो यह पूरे प्रोग्रामिंग की सभी गलतियों को एक साथ रिपोर्ट करता है। जब तक आप सभी गलतियों को ठीक नहीं कर लेते हैं, तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। एक बार में ही ये पूरे पेज को पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद जितने भी एरर होते हैं उस पेज में वो आपको बता देता है। ठीक है, एक बार कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम बहुत तेजी से चलता है। जैसे अगर हम बात करें तो इस कंपाइलर का उपयोग सी लैंग्वेज में, C++ में, जावा जैसी भाषाओं में किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरप्रेटर की। तो ये किसी भी कोड को सबसे पहले लाइन बाय लाइन पढ़ता है और उसके साथ ही अनुवाद करता है। अगर किसी लाइन में कोई गलती मिलती है तो वो वहीं रुक जाता है, और जब तक आप उस लाइन को ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक वो अगली लाइन नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये अगली लाइन तभी बढ़ेगा जब आपका वो पहली लाइन यानी कि सही होंगी, देन वो अगली लाइन चेक करेगा। अगर अगली लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो फिर वहीं स्टॉप करके वो आपको एरर रिमूव करने के लिए बोलेगा। जैसे ही एरर रिमूव करेंगे तो वो फिर पहली लाइन पढ़ेगा, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा, फिर वो तीसरी लाइन में जाएगा। तो यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंपाइलर की तुलना में इसकी गति धीमी हो जाती है, क्योंकि इसे बार बार अनुवाद करना पड़ता है। पाइथन लैंग्वेज, पीएचपी लैंग्वेज, रूबी जैसे लैंग्वेज में इंटरप्रेटर का ही उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन दिया गया है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है। तो कार्य का तरीके के आधार पर अगर हम बात करें तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करना किसका काम है, कंपाइलर का। इंटरप्रेटर का काम क्या है कि एक बार हर लाइन को ये बार बार स्कैन करता है, मतलब एक एक लाइन करके स्कैन करता है। समय की बात करें तो अनुवाद करना यानी कि ट्रांसलेटिंग करना समय कम लगता है और इसमें समय अधिक लगता है। एरर की बात करें तो अंत में सभी एरर एक साथ दिखते हैं और हर लाइन के बाद यहाँ पे एरर, इंटरप्रेटर के अंदर हर लाइन के बाद एरर दिखता है। इंटरमीडिएट की बात करें, यहाँ पे इंटरमीडिएट कोड, जो भी कोड यहाँ पे कन्वर्ट होता है वो ऑब्जेक्ट कोड में बनता है। ठीक है,
जबकि इंटरप्रेटर यह कोई अलग फाइल नहीं बनाता है, ये एक फाइल बनाता है, देन आफ्टर इसके नेटिव कोड यानी कि मशीन कोड में वो कन्वर्ट करता है। मेमोरी की बात करें तो इसे अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है, जबकि इसे कम मेमोरी की आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो परीक्षा के लिए यानी कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि असेंबलर जो है यह केवल असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। नेक्स्ट एक है भाषा है हमारी हाइब्रिड। हाइब्रिड भाषा जो मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि दोनों तरह की भाषाओं को इस्तेमाल करती है। तो कुछ भाषाएं जैसे जावा दोनों का उपयोग करती हैं। पहले क्या करती हैं, वो बाइट कोड है ना यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में बनाती हैं, फिर इंटरप्रेटर उसे रन करता है। ये हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं। डिबगिंग की बात करें तो डिबगिंग का मतलब होता है कि इंटरप्रेटर में जो गलतियां ढूंढता है उसको हम लोग डिबगिंग आसान होता है यानी कि गलतियां ढूंढना आसान होता है, क्योंकि यह लाइन दर लाइन रुकता है। ठीक है, तो आसानी से आप एरर को रिमूव कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ रिवीजन पॉइंट्स है। जैसे कंपाइलर जो होता है वो फास्ट होता है, ठीक है, सब कुछ एक साथ होता है, बैच के फॉर्मेट में होता है। इंटरप्रेटर स्लो होता है, लाइन बाय लाइन होता है। ठीक है, एग्जाम ट्रिक्स क्या रखना है कि पूरा प्रोग्राम जहाँ पे शब्द आए वहाँ उत्तर होगा कंपाइलर, और जहाँ लाइन बाय लाइन आए वहाँ पे बात होगी इंटरप्रेटर की। अब नेक्स्ट हमारी बात होगी डिजिटल कोड्स पे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये कोड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इन सबका उपयोग क्या होता है। ठीक है, आज के डेट में अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे लैंग्वेजेस में कंप्यूटर चीज़ों को कर सकता है, हिंदी हो, उर्दू हो, बंगाली हो, हर तरह की भाषा को समझ सकता है, हर तरह के सिंबल्स को समझ सकता है, हर तरह के कोड्स को समझ सकता है, इवन इमोजीज समझता है। जैसे आप हैंड इमोजीज, लाइक इमोजी या बोल सकते हैं हार्ट इमोजीज, इस तरह की जो इमोजीज बनाते हैं उसको कंप्यूटर कैसे पढ़ता है। तो ये सब पॉसिबल हो सका है आपके डिजिटल कोड की वजह से। जब हम कीबोर्ड से कोई भी बटन दबाते हैं प्यारे बच्चों, तो कंप्यूटर उसे सीधे नहीं पहचानता है, वह उसे एक डिजिटल कोड में बदलता है। और मुख्य रूप से डिजिटल कोड को हम लोग कई सारी श्रेणियों में बांटते हैं। उसमें जो सबसे पहला है वो है हमारा VCD। VCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। परिभाषा की बात करेंगे तो इसमें हमेशा 0 से 9 के प्रत्येक अंक को 4 बिट बाइनरी नंबर्स रूप में दर्शाया जाता है। यानी कि कोई भी नंबर होगा 0 से लेकर के 9 तक, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है, तो इसको बाइनरी रूप में 4 बिट बाइनरी नंबर्स में दर्शाना होगा। तो हम इसको दर्शाएंगे कैसे, 0 1 0 0। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब ये कैसे होता है, इसके लिए हमें जिस तरीके से गणित में हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। किसी भी चीज को बदलना हो वो 0 इस तरीके से आप आसानी से बदल सकते हैं। देखिएगा, ठीक, अब इसका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर ऐसे 16 32 64। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अब मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे आपको मान लीजिए 10 बनाना हुआ, तो 10 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 8 को और 2 को जोड़ोगे। तो जिस चीज को आप जोड़ते हैं उसको ऑन कहते हैं, ऑन कर दिए, और जिसमें नहीं है वो हम 0 कर देते हैं। तो इस तरीके से हम बाइनरी नंबर कन्वर्जन में किसी भी नंबर्स को 4 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 0 से 1 के प्रत्येक अंक को ये 4 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देता था, जिसको हम लोग BCD बोलते हैं। यह सबसे पुराना और सरल कोड है। इसमें केवल 0 से 9 तक के अंक को ही कोड किया जाता था। 5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 0 0 1 0 1। अब जैसे 5 जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, देखिए इस बिट को ऑन कर देंगे, ठीक है, इस बिट को ऑन कर देंगे, बाकी को हम लोग क्या कर देंगे 0। तो ये 0 1 0 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, बाइनरी कोड जो होता था वो उसको कन्वर्ट करने का काम करता था। नेक्स्ट आ जाता है स्काई कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। स्काई कोड का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है बच्चों, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे परिभाषा की। तो यह दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अल्फा न्यूमेरिक कोड है। ठीक है, इसे 1963 में विकसित किया गया था। स्काई 7 और स्काई 8 दो यहाँ पे 7 बिट कोड और 8 बिट कोड का होता था।
जो कुल 128 मतलब 2 पे पावर 7 कैरेक्टर को दर्शा सकता था। ठीक है, 2 के पावर 7 मतलब 128 कैरेक्टर को दर्शा सकता था। और स्काई कोड 8 जो 8 बिट का कोड होता था, जो 2 के पावर 8 यानी कि बात करेंगे 2 के पावर 8 की, तो 256 कैरेक्टर को दर्शा सकता था। जैसे उपयोग की बात करेंगे तो कीबोर्ड के हर बटन जैसे A to Z है, 0 to 9 है, @ है, हैशटैग है, इसके लिए एक निश्चित स्काई वैल्यू होती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे ए के लिए स्काई कोड वैल्यू है 65 और स्मॉल ए के लिए है 97। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी चीज के। जैसे आप बटन से कोई भी आप की प्रेस करते हैं, कीबोर्ड पे कोई भी बटन दबाते हैं, तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, इन सारे नंबर्स को, इन सारे बिट को, जो भी हम प्रेस करते हैं बटन होते हैं, बटन कोड को स्काई कोड में कन्वर्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो भाषा है, डिजिटल कोड है, वो है हमारा EBCDIC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा बच्चों, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, क्या है, एक्सटेंडेड, E फॉर एक्सटेंडेड, B फॉर बाइनरी, C फॉर कोडेड, D फॉर डेसिमल, I फॉर इंटरचेंज, C फॉर कोड। ठीक, यह 8 बिट का कोड होता है जिसे IBM कंपनी ने विकसित किया था। या इसकी कुल क्षमता जो होती है वो 2 के पावर 8 की होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं 256 कैरेक्टर कोड सिस्टम। इसका उपयोग मुख्य रूप से मेन फ्रेम कंप्यूटर या बड़े सर्वर में किया जाता है, यानी कि बड़े कंप्यूटरों में इसका उपयोग किया जाता है। कौन से कोड का, EBCDIC का। नेक्स्ट आ जाता है यूनिकोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे आपका मैं मानता हूं कि एक क्वेश्चन तो मे भी बना सकते हैं, इस पे 1 क्वेश्चन बनाया जा सकता है यूनिकोड पे। ठीक है, क्योंकि आज की जो कोडिंग सिस्टम है, आज की जो प्रणाली है वो यही है। तो यह एक यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड है, मतलब पूरे यूनिवर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है इस कोड सिस्टम का। स्काई कोड और EBCDIC जो है वो एक सीमित जगह थी जिससे दुनिया की सभी भाषाएं जैसे हिंदी, चीनी, अरबी को कोड करना असंभव था। तो यूनिकोड इस समस्या को हल करता है। ये सारे दुनिया की जितनी भाषा है उन सबको ये कोड कर सकता है। इसकी जो क्षमता है वो 16 बिट और 32 बिट तक है, यानी कि 2 के पावर 16 और 2 के पावर 32 के रेंज में ये काम करती है, यानी कि उतने कैरेक्टर में ये काम करती है। यानी कि इस बात को हम मान सकते हैं कि लाखों कैरेक्टर को समाहित कर सकती है इस यूनिकोड सिस्टम। आज इंटरनेट पे दिखने वाला जो हिंदी टाइपिंग है, इमोजीज है और विभिन्न भाषाएं जो हैं वो यूनिकोड के कारण ही संभव हो पाई है, जो आप कंप्यूटर में डिफरेंट तरह के लैंग्वेज पे बात करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा ग्रे कोड। ठीक है, ग्रे कोड की बात करें तो इसे यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक नंबर से अगले नंबर पर जाने पर केवल एक बिट बदलता है। ठीक है, जिसमें एक एक बिट बदलता है वो है हमारा ग्रे कोड। इसका उपयोग डिजिटल एरर सुधारने और सॉफ्ट एनकोडर जैसे चीजों में किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एक्स्ट्रा एग्जाम पॉइंट व्यू से याद रखना है। बिट, बाइट, निब्बल, ये 4 बिट का यहाँ पे अगर हम बात करें, ये मेमोरीज यूनिट है हमारे। 4 बिट के समूह को हम लोग एक निब्बल्स कहते हैं और 8 बिट के समूह को एक बाइट कहते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि हमारे पास 2 बिट के समूह को हम लोग अ वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, पैरिटी बिट किसे कहते हैं? ठीक है, इसका उपयोग डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन के दौरान गलतियां ढूंढने के लिए किया जाता है। जो गलती ढूंढ करके मुझे मेरे सामने लेके आता है वो किसके कारण आता है? पैरिटी बिट कन्वर्ट करके लेकर आती है। सबसे बड़ा कोड यहाँ पे अगर हम बात करें वर्तमान समय में, ठीक है, आधुनिक कोडिंग सिस्टम की बात करेंगे तो वो है हमारा यूनिकोड। जितने भी इमोजीज वगैरह हम आज के समय में जो पॉसिबिलिटीज है, आप व्हाट्सएप पे इमोजीज वगैरह भेजते हैं, वो सब यूनिकोड कैरेक्टर के वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम टिप की बात याद करेंगे तो आपको याद रखना है कि अगर सवाल सभी भाषाओं या इंटरनेट स्टैंडर्ड की जाती है तो उस समय आपको यूनिकोड इस्तेमाल करना है। स्काई वैल्यूज अगर कभी पूछा जाता है तो ए की जो स्काई वैल्यू होती है वो 65 और स्मॉल ए की 97।
अब ए की ऐसे आप याद रखिएगा, अगर ये 65 है तो कैपिटल बी का 66 है, सी का 67 है, तो इस तरीके के सारे जेड तक की वैल्यूज आप याद रख सकते हैं। और ए की बात करेंगे तो 97 से स्टार्ट होता है, बी हमारा 98, तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज हो पाई है। रिविजन्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो बीसीडी जो होता है हमेशा 4 बिट का काम यूज करती है, स्काई 7 बिट 8 बिट इस्तेमाल करती है, EBCD ID हमेशा 8 बिट, ये हमेशा मेन फ्रेम कंप्यूटर में और ये हमारा स्टैंडर्ड पीसी में, और जो यूनिकोड है वो 16 बिट और 32 बिट वो ग्लोबल लैंग्वेज और इमोजीज में इस्तेमाल होता है। आई होप प्यारे बच्चों आपको हमारी ये क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आती है, ठीक है, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी साथी सहपाठी हैं उनसे ये वीडियो आप जरूर शेयर करें प्यारे बच्चों। और कोई भी लगता है किसी टॉपिक पे बात नहीं हो पाई है तो उसको आप कमेंट में मेंशन करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं हमेशा आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ और मुझे जानकारी हो जाएगी तो मैं आपको उस सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। कोई टॉपिक होगा जो छूटा होगा मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा आपके आने वाले अगली क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।